अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं बतूल राजपूत। मेरे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया फारूक भाई ज्वाइन करने के लिए। इस इंटरव्यू की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का एक अहम हिस्सा हैं। आप अपनी जमात की जो इत्तेहादी जमात है गवर्नमेंट की, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगला सेशन मुज़ाकरात का 2 जनवरी को है। उससे पहले जो रोलर कोस्टर है वो किस तरफ जाएगी और कामयाबी किन नुकात पे मुनहसर है इन मुज़ाकरात की, उस पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फारूक भाई जॉइन करें। फारूक सत्तार साहब, पहले तो ये बताएं ऑन अ लाइटर नोट, अब आप लोगों के अपने मसले तो हल नहीं हो पा रहे, फिर भी आप इत्तेहादी बने बैठे हैं, तो इन मुज़ाकरात से उम्मीद क्या है आपकी कामयाबी को लेके? देखिए, बहुत सारे जो मसालेहतकार होते हैं ना, रिकॉन्सिलेटर, जिनका अपने यूसी लेवल पर पंचायत में या अपने खानदान में वो फैमिली के बड़े होते हैं और इसी तरीके से मोहल्ले में होते हैं या उनको अल्लाह ताला ने कहीं वो एक मकाम और इज्जत, तो वो दुनिया भर के मसले हल करते हैं। लेकिन जब उनके अपने घर में लड़ाइयाँ होती हैं मियाँ बीवी की, तो उसमें उनको खुद समझ नहीं आता कि इस मसले को कैसे हल करें। तो हुँ। मतलब हमारी लड़ाइयों को घर की लड़ाई समझे तो उसको हम किसी ना किसी तरह हैंडल कर लेंगे। अगर कोई लड़ाई है, अव्वल तो कोई लड़ाई नहीं, चूंकि आपने लाइटर नोट पे पूछा था, मैंने भी लाइटर नोट पे जवाब दिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि फिर अगले 10 साल तक गवर्नमेंट फिर आपके मसले हल ना करे क्योंकि आपने कह दिया वो तो घर की लड़ाई है, खैर है। नहीं, मैंने ये किया था कि इसहाक डार साहब को लाइटर साइड पे आखिर में कहा था मैंने कि मुझे बहुत खुशी इसलिए कि ये अगर हमने पीटीआई को एंगेज कर लिया है और अपोजिशन को एंगेज कर लिया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पीएमएलएन हमें भी एंगेज करेगी। दैट दैट इज ग्रेट और ये बिल्कुल होना चाहिए। तो आप ऐसा करें, अपना रास्ता हाँ। इनके हालात में से निकाल लें। लेकिन फारूक सत्तार साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुतालबात पीटीआई ने दिए हैं, इसी मुनासबत से हम और इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कमीशंस बनने चाहिए। एक राय ये है कि बैकफायर कर जाएगी पीटीआई के मुतालबात और इमरान खान मजबूर हो जाएंगे माफी मांगने के लिए। आप बतौर मेंबर हुकूमती कमेटी इसका क्या जवाब देंगे? अब कई ऐसे मामला थे जिन पर हमने भी जब पीटीआई की हुकूमत ज्वाइन कर रहे थे, तो हमारी पार्टी उस वक्त भी कुछ मुश्किल हालात से गुजर रही थी और बहुत तय था कि 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ और किस तरह हमारी भी बहुत सारी सीटें जो हैं वो लेकर पीटीआई को दी गई थी। मेरे ख्याल में अब हम्म। इसको पीटीआई वाले भी दबे दबे लफ्जों में तस्लीम करते हैं और जो पीटीआई के वो समझदार जो सपोर्टर्स हैं वो भी इस बात का इतराफ करते हैं। तो देखिए, हमने भी कहा था कि कमीशन बना दे और वो ये तय कर दे कि ये आरटीएस फेल हुआ था, उसे फेल किया गया था या क्या उसका बैकग्राउंड था। मेरे ख्याल में तो ये हुकूमत में मुनहसर होता है कि वो कमीशन बनाए ना बनाए, लेकिन मैं इसमें अभी से कोई स्पैनर नहीं डालूंगा क्योंकि इस पर मेरा कोई तबसरा करना बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि मैं अपनी राय दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा नुक्ता नजर इस वक्त ओपन होना चाहिए, मेरा जहन खुला होना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात जो तय हुई है उस ये जो मुज़ाकरात के आगाज़ में वो ये है कि खुले दिल से होंगे, संजीदगी से होंगे और मुस्तकिल और मुसलसल होंगे। इसमें कोई इंटरप्शन कबूल नहीं की जाए और दोनों तरफ से वो स्पिरिट नज़र आए। तो सबसे खुशाइंद बात यही है कि अब सब कहते हैं अपने आप को कि हम सियासी है और सबने फिर ये ज़िम्मेदारी भी उठा ली है, ये सोच के कि अब हमने अवाम को भी जो है वो एक उम्मीद दी है, तसल्ली दी है। तो इसका मतलब है कि अब रोकूंगी। पर साहब, आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से संजीदगी है। दोनों तरफ से संजीदगी कैसे हो गई? पीटीआई का तो एक मेंबर शामिल हुआ, फिर उन्होंने कहा कि कुछ मेंबर्स, हम एक शो में हामिद रजा साहब या राजा नासिर साहब ने भी कहा हमारे कुछ मेंबरान पीटीआई के दूसरे मुल्कों में आएंगे तो हम दोबारा मीटिंग करेंगे। तो उस तरफ से तो संजीदगी उस तरह नजर नहीं आ रही जैसे आप मेंशन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, अदालत में थे ना उनके दो लोग, उमर अयूब और कोई एक और, हामिद रजा बांग्लादेश गए हुए थे, तो हम्म। वापसी अभी हुई नहीं थी। अच्छा, ये डेट स्पीकर अयाज सादिक साहब ने अचानक दी थी। ईमानदारी की बात है, मुझे भी एक दिन पहले ही कहा गया, खालिद मकबूल भाई ने कहा कि मेरी जगह आप जाएंगे, तो मैं उनकी जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सिचुएशन है। हम्म। तो संजीदगी का उन्होंने असद कैसर ने बिल्कुल वाजे लफ्जों में कहा कि हम्म। बहुत संजीदगी से करना है, मुसलसल करना है, मुस्तकिल इसको आगे बढ़ाना है। तो इसका मतलब है कि अवाम का प्रेशर सब फील कर रहे हैं कि माशी बुरहान तभी हल होगा
जब हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन भी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे कि ये अगर इकोनॉमी इसी तरह डीरेल होती गई, इसी तरह उनके एहतजाज के सिलसिले चलते रहे और ये धरनों की तरफ जाते रहे, तो वो धरने कोई बहुत तवील तो नहीं होंगे, लेकिन उसकी वजह से जो एक सारा कारोबार ठप पड़ जाता है, तो ठीक है। उसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी पीटीआई पर भी तो आ सरदार जाएगी ना। साहब ये वाज़ेह कीजिएगा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पीटीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि मुज़ाकरात तो हम करना चाहते हैं लेकिन ऑपोजिशन जमातों से करना चाहते हैं। फिर ये सवाल उठा कि ये कौन से मुज़ाकरात हैं जो अपने सियासी मुखालिफिन से नहीं कर रहे, बल्कि ऑपोजिशन जमातों से कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई तो खुद ऑपोजिशन है। तो अब माहौल क्या है? अब पीटीआई उतना ही कंफर्टेबली नून लीग से बात कर रही है या आपके थ्रू बात कर रही है? नहीं, देखिए, सभी ने उनको मेरे ख्याल में ये बावर कराया है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मुज़ाकरात की आए, तो सियासी होने का दावा करने के लिए लाज़िम है कि आप उसको अवेल करें। वहाँ पर आपकी फिर जो है वो आप किस तरह अपना मुकदमा पेश करते हैं और देखें, हुकूमत समझती है कि उसके पास बहुत सारी बातों का कोई इस वक़्त हल नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, फ़र्ज़ कर लें ऐसा है। लेकिन मैं समझता हूँ जब बातचीत से जब सोच के नए ज़ाविये, नए दरीचे खुलते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस जो कि उस वक़्त आप नहीं समझ सकते, लेकिन कम्युनिकेशन में, बातचीत में, लाउड हुँ। थिंकिंग में बहुत सारी बातों के बहुत सारे हल निकल आते हैं और हर मसले का कोई ना कोई हल है, तो फिर दुनिया में फारूक कोई साहब, मसला ऐसा नहीं। क्या हल है कि इमरान जी। खान माफी मांगे? क्योंकि मुज़ाकरात में तो वो सारे मुतालबात पूरे होंगे ना, डिस्कस होंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट के हैं, जो पीटीआई के हैं। तो जो माफी मांगने का मुतालबा है 9 मई पे, वो किस तरह से अंडर डिस्कशन आएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 9th मई का मामला हो या 24 नवंबर को जो कुछ पीटीआई की एजिटेशन पीटीआई ने एजिटेशन किया और उसके साथ-साथ जो कुछ हुआ, तो हुँ। मैं समझता हूँ कि ये सारे अगर मुतालबात बाकायदा जो राइटिंग फॉर्म में आएँगे, तहरीरी शक्ल में, तो उसके बाद फिर जब वहाँ बैठकर हम बात करेंगे ना, वो माहौल ही दूसरा होगा। मेरा इस पे इस वक़्त आपके प्रोग्राम में स्पेक्युलेट करना या अपनी कोई राय देना या अपने तजुर्बे की रोशनी में बताना कि आगे किस तरह सिचुएशन हो सकती है, तो मेरे ख़्याल में आपके ज़हन में अगर ये सवाल है तो आप समझते हैं कि ये इतना आसान हल नहीं है इसका, ये बात तो तय है। तो हुँ। इसका मतलब है कि क्या पीटीआई नहीं समझती कि इसका आसान हल नहीं है? तो हुँ। मेरे ख़्याल में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, जो मेरी है, वो पीटीआई के भी वहाँ जो रैप है वो समझते हैं। वो भी जो भी मुतालबात रखेंगे उसकी एक प्रायोरिटी होगी, उसकी तरजीहात होगी कि पहले कौन-सा हल होना चाहिए, कौन-सा आसानी से हल हो सकता है। तो अगर ये इस तरह अगर उसकी तरतीब होगी और तरतीब बनेगी, तो हुकूमत के लिए भी कम्फ़र्ट लेवल बढ़ेगा और पीटीआई के लिए भी कम्फ़र्ट लेवल अच्छा, फारूक बढ़ेगा। साहब ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर के साथ भी इंटरैक्शंस हैं? क्योंकि रिपोर्टेडली ही वाज़ नॉट देयर, ही वाज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम एनी हाउ, इसको क्लियर करें। ये तो पीटीआई को मालूम है कि वो टीम का हिस्सा है या नहीं है। हुँ। मतलब हुकूमत की किसी लेवल पे उनके साथ कोई अलग किसी का कोई राब्ता हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन हुँ। आई एम नॉट प्रिवी टू इट, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मेरी जमात के इल्म में नहीं है। मैं यही तो हमने भी पीएमएलएन से यही बात की कि देखें, जो बात है उसको स्ट्रेट आप टेबल पे रखें, हमारे सामने रखें और उसमें हमसे भी राय लें। तो मेरे ख़्याल में ये जो ऑल इंक्लूसिवनेस है कि सारी सियासी जमातों की नुमाइंदगी अब उन्होंने डाली इस मुज़ाकरात में, तो हुँ। इस अमल में चूँकि सब एक साथ बैठेंगे, तो बहुत सारी बातें जो हुकूमती होती हैं, तो पहले हुकूमत की सारी जमातें आपस में भी तो कोई राब्ता करेंगी। अपना भी तो कोई बॉटम लाइन और एजेंडा तैयार करेंगी कि हमें भी ये बातें सामने रखनी है, हमें उनकी कौन-सी बातें हम मान सकते हैं, कहाँ आईनी, कानूनी, अदालती मामलात हैं, और उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है। तो लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे ना। इसका जवाब राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू में दिया है, क्योंकि जब पीटीआई ने कहा कि आप हमारे कुछ केसेस खत्म करें या कमीशन बनाएं 24 नवंबर पे, या दीगर मार्चेस में जो वाकयात हुए उसके ऊपर, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर तो हम कमीशन नहीं बन बन सकता। तो अगर ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट में पाई जाती है कि पीटीआई के केसेस किस नौयत के हैं और उन्होंने एक हार्ड लाइन अपनाई हुई है, तो फिर बात कैसे होगी? क्योंकि फारूक भाई, आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि जो नेगोशिएशंस होती हैं या जो मीडिया पे स्टेटमेंट्स दी जाती है, क्योंकि आप लोगों ने सफर किया, आपकी माजी की लीडरशिप मीडिया पे बयान दे दे के उन्होंने अपना सियासी करियर खराब किया। आपको पता है कि मीडिया पे जो बात कह दी जाती है, फिर उ उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। तो अब राना सनाउल्लाह अगर ये कह रहे हैं, तो इसका इसका तो नुकसान होगा मुज़ाकरात को, इस तरह के स्टेटमेंट्स का। ये चूँकि मामलात बहुत हसास भी हैं,
और बहुत मुल्क की इस्तेहकाम से भी इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। और देखें ना, अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं तो फिर बाकी मुल्क की इस्तेहकाम क्या होगा। और उसमें सही या गलत की बात बाद में आती है। सही मुकदमा बना नहीं बना, गलत बना नहीं बना, अगर एक बार अदालत में चला गया, बात बिल्कुल ठीक है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स के जो तरीके कार है उसके मुताबिक उनको उसूलन आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत की पॉलिसी में कहीं पर वसीतर सलाह मशवरे के बाद कोई नरमी आती है और वो ये देखते हैं कि जो पीटीआई के साथ एंगेजमेंट हुई उसमें आइंदा पीटीआई की तरफ से कोई इस तरह की मज़ाहिमत नहीं होगी जिससे कि मफाद आमा को नुकसान पहुंचे, मुल्की इस्तेहकाम जो वो मजीद उसको नुकसान पहुंचे। और फिर अगर एक 24 नवंबर के फर्ज कर लें कि जो उसमें जो 24 नवंबर के वाकये में जो लोग गिरफ्तार हुए उससे आगे पीछे, अगर फर्ज करें उनकी रिलीज किसी इंतजामी हुक्म के तहत होनी है, अगर अगर और उसका इख्तियार कहीं हुकूमत के पास है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आइंदा अगर फिर कोई ऐसा एजिटेशन होता है, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, तो फिर अपोजिशन पीटीआई कहाँ पर खड़ी होगी और फिर हुकूमत भी कहाँ पर खड़ी होगी। तो मेरे ख्याल में मैं आपको एक इशारा ये दे रहा हूँ कि ऐसा ये भी हो सकता है कि आइंदा के लिए अगर उनका लाए अमल सिर्फ एंगेजमेंट का है, सिर्फ मकालमे का है, बातचीत के जरिए ही सारे मसाइल हल करने का है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वन टाइम किसी एक मामले में जो कि निस्बतन आसान होता है उसमें रिलीफ देना मैं समझता हूँ कि मुमकिन होता है। ये मैंने लाउड थिंकिंग कर दी है, जी। हालांकि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आपके पास टाइम था, स्पेस थी, तो मैंने कहा कि चले मैं अपनी तरफ से ये एक आइडिया डाल दूं। तो हम्म। यही वाली बात हमने आपस में भी की कि भाई अगर एक जो है वो एजिटेशन के बाद गिरफ्तारियां होती हैं जिसमें वो कानून को हाथ में लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर फिर ये सिचुएशन आती है, तो ये मतलब चोर पुलिस का खेल इस तरह तो नहीं चलता रहेगा ना। फिर जी। क्या ये भी हो सकती है फारूक सत्तार साहब के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना था लेट दिसंबर में, नहीं आया। अभी जनवरी के अवाइल में आएगा। अगर वो फैसला सजा सुना दी जाती है, पहले केसेस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसे जजेस थे जो कि उस सजा को खत्म कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर उस पे ज्यादा बड़ी सजा हो जाती है तो फिर वो भी मुज़ाकरात को ठेस पहुंचाएगी, या जो नई आने वाली अपॉइंटमेंट्स हैं वो सजा को बरकरार रखेंगी? ये दोनों पैराए में जवाब दीजिएगा आप लोग, मुज़ाकरात के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे देखते देखें, हम तो इस बात को नई अपॉइंटमेंट्स और पुरानी अपॉइंटमेंट्स को लेकर चलते ही नहीं है। अब इतना अजीब व गरीब सूरत हाल हुई है कि अदलिया के हवाले से भी ऐसे परसेप्शन का है, किसी हद तक रियलिटी का है, मुझे नहीं मालूम। जो हमारी बड़ी जमातें जो ज्यादातर इख्तदार की स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हैं और हो जाती हैं, तो वो उनकी मर्जी के कोई जज होते हैं, और जो हुकूमत लेना चाहते हैं और इख्तदार में आना चाहते हैं और अपोजिशन में होते हैं, और जो हुकूमत में होते हैं शायद ऐसा लगता है कि उनकी मर्जी के कोई और जज है। तो ये सिचुएशन बड़ी अजीब व गरीब हो गई। नई अपॉइंटमेंट से फर्क पड़ेगा, पुरानी अपॉइंटमेंट वन साइडेड थी। तो पुरानी अपॉइंटमेंट भी अगर वन साइडेड थी, तो बहुत सारे ऐसे मुकदमात भी मैंने देखे हैं अभी कि पीटीआई ने जो चीज नहीं मांगी थी उन्हें वो चीज भी दी थी। वो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा इनका रिजर्व सीटों का गया था, बल्ला भी दे दिया गया, पीटीआई को एस पार्टी बहाल भी कर दिया गया, जो कि चीज मांगी नहीं गई है। तो ये हुकूमती जमातों का भी हक है कि वो इस तरह के फैसलों पर तनकीद करे और इस तरह के फैसलों को फिर अवाम में और पब्लिक में चैलेंज करे। इसीलिए फिर शायद 26वीं तरमीम का मामला आता है, और वो खैर वो एक आईनी अमल है और अक्सरियत से 2/3 से हो जाए, तो ज्यादा अब कंट्रोल उसकी सत्ता साहब 26वीं तरमीम के बाद तो चीजें ज्यादा कंट्रोल है, दूसरी बहस है। अच्छा ये बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट कितनी ऑन बोर्ड है? आप कुछ शेयर कर सकते हैं उस हवाले से, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि जब बात आगे बढ़ेगी तो इस्टेब्लिशमेंट तो ऑन बोर्ड होगी ही। वो किस शक्ल में होगी इस्टेब्लिशमेंट ऑन? नहीं, मेरे ख्याल में अभी भी बोर्ड पर ऑन बोर्ड होनी चाहिए और आगे ऑन बोर्ड होगी, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा ना कि देखें ये सेंसिटिविटीज ऐसी हैं। 9 मई का जो वाकया है उस पर तो मतलब पीटीआई वाले भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं ना। और मैंने देखा है कि अक्सर लोगों ने उसको डिफेंड नहीं किया और कन्नी मारी, इधर उधर जब सवाल आया तो गुजर गए। और कुछ लोग उसको बहुत ढिठाई के साथ, हठ धर्मी के साथ डिफेंड करते हैं। और वही वाली बात है ना कि देखें
पाकिस्तान की जो 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 सूरत हाल है उसमें प्रैग्मेटिज्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। और उसमें बड़ी बारीक लाइन है कि कौन से मामला जो है वो हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन जाते हैं, और कुछ लोगों के ख्याल में शायद अभी तक वो इतने चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन तो फारूक सत्तार ये साहब बताइएगा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, क्योंकि आपने भी एक पॉलिटिकल करियर ऐसे देखा है जिसमें आप लोग हेड्स ऑन थे आपकी जमात एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपको पता है कि इसके अप्स एंड डाउन्स क्या है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो एक तकलीफ है, या वो कहते हैं कि हम हर्ट हैं, वो ग्रज आपको लगता है मुज़ाकरात के थ्रू खत्म होगा? आप वो कोशिश करेंगे, या आप पहले आपकी तवज्जो पीटीआई की तरफ ही होगी, आपकी दोनों तरफ इक्वली आप बातचीत करेंगे? देखें, ये जो मेरे ख्याल में SIFC का बनना था, जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन सेंटर और इस तरह की चीजों का, पीटीआई की हुकूमत में तो ये सारी बातें थी ना, और पीटीआई की हुकूमत में तो ये सारी बातें कंटिन्यू कर रही थी ना। तो हुँ, जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और उसके अलावा डेवलपमेंट में भी हमने उसको तस्लीम किया और माना और दिया। और मतलब है कि बड़ा अलग एलानिया दिया है। तो इसका मतलब है कि अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंसल्टेशन है, मुशावरत है, पॉलिसीज में उनका होना लाजमी है, ये बात सब जगह तस्लीम शुदा है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिशन में है तो हमारी पॉलिसी अलग हो, हुकूमत में तो अलग हो। अब हुँ। इमरान खान ये कहते हुए थकते नहीं थे ना कि जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पर हैं। भाई आप तो हुकूमत में, आपको कहने की क्या जरूरत है? ये तो ऑपोजिशन इस्तेमाल करती है कार्ड के हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज में है, इसलिए हम बहुत आसानी के साथ सिटिंग गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर देंगे। ये सवाल तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पीटीआई वालों से पूछा है। मैंने कहा कि आप वो वाली बातें कर रहे हैं जिससे आप खुद ना गुजरे हो, जो आपने खुद ये काम ना किया हो। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सारी सियासी जमातों को अपनी इस तरह की सोच पे एक फ्रेश जो है वो निगाह डालने की जरूरत है, और हुँ। अपने अपने आप से पहले तो रिकंसाइल करने की जरूरत है कि वो खुद इस हकीकत को तस्लीम करते हुए आगे बढ़े। और मैं तो इस हद तक भी कहता हूं कि सारी सियासी जमातें अगर आपस में अपने दरमियान को एक ऐसा कौमी एजेंडा वजह कर लें जिसमें ये नहीं हो, फिर वो ये तय करें कि अगर मुझे सूट करता है कहीं एस्टेब्लिशमेंट का रवैया मेरे लिए नर्म है और मुझे वो सूट करता है, तो वो इलेक्शन में मुझे रुकावट नहीं आती या मुश्किलात नहीं आती। और अगर किसी को सूट नहीं करता तो वो ये कहते हैं मुझे रुकावट आ रही है। तो तो जब फारूक भाई साहब फैसिलिटेशन हो। सवाल आपसे ये, फेयर इनफ, ये आपने बतौर सियासतदान बहुत अच्छी बात की आपने। मुलाकातें इमरान खान की करवाएंगे या ऑपोजिशन लीडरों से कंफर्टेबली गवर्नमेंट करवा देगी, कि ताकि मुज़ाकरात में उनका एक वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ सके, मेरे ख्याल क्योंकि में जी। हाँ हाँ, देखिए मुलाकातों में कोई मुझे नहीं लगता कि, हाँ मुझे नहीं लगता कि मुलाकातों में कोई रुकावट हो सकती है। वो सहूलत तो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर जाहिर है कि फिर हुकूमत की सीरियसनेस बिला वजह जो है क्वेश्चन सवाल पर आ जाएगी। और 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी जो है वो उन्हें ये सहूलत दी गई थी और उनके लोगों ने जाके इमरान खान से मुलाकात की थी। फारूक भाई, वेरी मुलाकात की सहूलत देनी पड़ेगी। वेरी शॉर्टली, 2 जनवरी को वो कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पे आप समझते हैं कि आपकी टीम की हुकूमती और ऑपोजिशन के इजलास में तवज्जो होगी, आपकी तरफ से वो कौन सा मुज़ाकराती नुक्ता है जिसको 2 जनवरी को आप सबसे पहले टेबल पे रखेंगे? देखें, इन चीजों को फिर डिस्क्लोज करना ना थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है ना थोड़ा सा हम स्पैनर डाल देते हैं। तो इसलिए मैं बुनियादी तौर पर अवॉइड करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी बातों में उसका इशारा दिया है कि हुकूमत इस बात को देखना चाहेगी कि अब मज़ाकरात में संजीदगी इस हद तक है कि आगे सिविल नाफरमानी या कोई इस तरह की जो बातें हो रही हैं, हुँ। जिसके ऊपर मुझे उम्मीद है और यकीन है कि पीटीआई के सपोर्टर्स भी तवज्जो नहीं देंगे, उनके वोटर्स भी इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते जज्बात में आके कुछ हमारे समंदर पार पाकिस्तानी या पीटीआई के सपोर्टर इस तरह की बात करते हैं, और कहीं से कोई मुल्क दुश्मनी की बात पूरी दुनिया में हो रही थी है, वो उस कश्ती में भी सवार हो जाते हैं बादल न खास्ता। तो मेरे ख्याल में उन्हें बहुत एहतियात के साथ कदम फूंक फूंक के आगे बढ़ना होगा। ठीक कोई है। भी ऐसा काम नहीं करना कि जो कि मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो। तो मेरे ख्याल में बट जो हुकूमती साइड है वो वाज़ेह ये तौर पे आपने जमानत जवाब चाहेगी। दिया। ये वाज़ेह तौर पे आपने जवाब दिया। बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, आप हमें जॉइन कर रहे थे।